फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। इनका जीवन 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक था। ये प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में जन्मे थे ये, और इनका वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लेस। प्लेटो की उपाधि उन्हें सुकरात ने दी थी, वे इनके गुरु थे। प्लेटो का दर्शन दार्शनिक या निगमनात्मक है। देखो, इनकी कुछ रचनाएं हैं द रिपब्लिक, इसके अलावा द स्टेटमेंट और द लॉस। ये दो रचनाएं आदर्शवादी राज्य की जगह व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करती हैं। इनकी रचना द लॉज में इन्होंने कहा कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव है। द स्टेटमेंट में इन्होंने विधि के शासन की बात की थी। इसके अलावा इनकी बुक्स है द सिम्पोजियम, सार्केटिक डायलॉग, एपोलॉजी, टाइमियस, मेनो और गॉर्जियस। चलिए अब आगे प्लेटो के चिंतन पद्धति के बारे में बात करते हैं। देखो, इनके चिंतन में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति सभी का सामंजस्य मिलता है। कैसे? देखो, पहले तो 386 ईसा पूर्व में इन्होंने एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी जो यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कहलाता है, जिसका नाम था एकेडमी। एकेडमी में प्रवेश करने के लिए गणित का ज्ञान या मैथ्स का ज्ञान होना जरूरी था। अब देखो, प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, तो सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है। इससे प्लेटो बहुत प्रभावित थे। लेकिन प्लेटो ने आइडिया, विचार को समूचे संसार का मूल तत्व माना। इन्होंने कहा कि भौतिक दुनिया विचार की छाया मात्र है, मतलब जितने भी थॉट्स निकल रहे हैं लोगों के दिमाग से, उन्हीं थॉट्स के आधार पर ये पूरी दुनिया चल रही है। इन्होंने कहा था कि विश्व के दो प्रकार हैं, पहला विचारों की दुनिया, दूसरा भौतिक या वास्तविक दुनिया। उस समय का यूनान जो था ना, वहाँ पर एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का इन्होंने अध्ययन किया था, और इनके मूल चिंतन में आदर्शवादी राज्य के निर्माण की बात की गई थी। देखो, उस समय दो प्रकार की विचारधाराएं मौजूद थी। पहला है कि यहाँ पर हेराक्लेट्स थे जो कहते थे कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरा पैरामिडीज थे जो कहते थे सत्य सदैव स्थायी होता है और अपरिवर्तनशील होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन दोनों के विचारों में, हेराक्लिट्स और पैरामिडीज के विचारों में, प्लेटो ने अपने सामंजस्य बिठाया और कहा कि सत्य स्थायी जरूर होता है, लेकिन उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। ये विचार को मूल तत्व मानते हैं। प्लेटो ने कहा कि विचार सभी चीज़ों का सार है, वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब है। मतलब थॉट्स, जो लोगों के अलग अलग थॉट्स निकलते हैं, उसी से भौतिक वर्ल्ड को हम देखने मिलता है, उसी के अनुसार फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण होता है। तो इनके चिंतन में विचारों की प्राथमिकता है। अब व्यक्ति के बारे में, मनुष्य के बारे में प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, और हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। मतलब आत्मा में 3 में से एक गुण हो सकता है, विवेक हो सकता है, साहस हो सकता है, या तृष्णा हो सकती है। तो इन 3 गुणों के अनुसार पूरे समाज को 3 वर्गों में बांटा है प्लेटो ने। वे कहते हैं कि समाज में जिन व्यक्ति में विवेकशीलता मौजूद है वो शासक वर्ग है, दूसरा जिन व्यक्तियों में साहस मौजूद है वो सैनिक है, और तीसरा जिनमें तृष्णा की प्रधानता, इच्छाएं हैं, वो उत्पादक वर्ग है या व्यापारी वर्ग है। तो 3 समूहों में राज्य को बांट दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का ही वृहद रूप है। ये राज्य और समाज में अंतर नहीं करते, और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहलाता है ये। इनके पूरे दर्शन में शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, और इन्होंने शासन व्यवस्था को कला कहा है। इन्होंने राजा को सामाजिकता और सांसारिकता से दूर करके साम्यवाद की स्थापना करने का प्रयास करने की बात कही है, ताकि न्यायपूर्ण समाज, कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके जो शिक्षा और साम्यवाद को सर्वोपरि रखेगा। प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, कोई मोची, कोई राजा नहीं हो सकता। राज्य के विचार इन्होंने अपनी एक बुक द रिपब्लिक में दी है, जिसमें कल्याणकारी आदर्श राज्य को दिखाया गया है। ये कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक होता है, इसमें दंड या विधि का कोई स्थान नहीं होता राज्य में। इन्होंने राज्य को व्यक्तियों से पहले रखा है, इसलिए इनकी ये शासन प्रणाली की अवधारणा विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। देखो, इन्होंने व्यक्ति की आत्मा के गुण को पहले बताया था, हमने देखा ये चीज़। तो 2 तरह से न्याय को पाने के लिए व्यक्तियों को काम करना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत रूप से साहस, वासना और विवेक के अनुसार। इन तीनों में सामंजस्य बना के यदि व्यक्ति काम करता है तो वो न्याय है। और सामाजिक स्तर पर समाज में उपस्थित जो तीनों वर्ग हैं, शासक, सैनिक और व्यापारी वर्ग, वो अपने कार्यों में सामंजस्य बैठाकर, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न कर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करके न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्लेटो का जो न्याय है ना, वो नैतिकता पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति का स्वार्थ के आधार पर काम करना न्याय नहीं है, बल्कि प्लेटो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने नैतिक दायित्वों को समझकर अपनी वासनाओं से हटकर
नैतिक दायित्वों के अनुसार कार्य करने लगता है तो वही न्याय हो जाता है। और ये नैतिक दायित्व उन्हें परंपरागत रूप से नहीं बल्कि शिक्षा देकर सिखाए जा सकते हैं। अब एक विचारक थ्रेसिमेकस ने कहा था ना कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, तो अरस्तु इसका खंडन कर देते हैं। ये कहते हैं समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग मात्र की भलाई अकेला न्याय नहीं है। ये समूचे समाज की भलाई के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। साथ ही इन्होंने सोफिस्ट विचारधारा का भी खंडन कर दिया था। अब प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में सरकार के विभिन्न रूप बताए हैं। इसमें पहला अभिजात तंत्र, दूसरा सैनिक तंत्र, तीसरा धनिक तंत्र, चौथा प्रजातंत्र और पांचवा है निरंकुश तंत्र। देखो, प्लेटो ने लोकतंत्र को सही नहीं माना। ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप मानते थे। ये कहते थे कि राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इन्होंने शासन को कला माना है और दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। दार्शनिक राजा मतलब ऐसा राजा जिसमें विवेकशीलता हो, विवेक से काम करना जानता हो। अब देखो, राजा को विवेकशील होने की बात कर रहे हैं तो ये ना विधि के शासन को सही नहीं मानते। ये लॉस या विधि को अज्ञान मानते हैं। इसे उन्होंने गुफा की उपमा दी है। वे कहते हैं जो व्यक्ति गुफा में रहता है वो आग के प्रकाश को ही ना वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश होता है। इसलिए प्लेटो ने परंपरागत प्रथा और विधि सभी को अज्ञान माना है। विधि के बजाय इन्होंने शिक्षा पर बल दिया है और दंड या पनिशमेंट की बजाय साम्यवाद को महत्वपूर्ण माना। ये राज्य और समाज को एक ही मानते हैं, इसलिए इन्होंने संप्रभुता का कोई विचार नहीं दिया। आगे प्लेटो के शिक्षा से संबंधित विचार क्या थे वो देखते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, इसमें 3 प्रकार की शिक्षाएं बताई थी। प्राथमिक शिक्षा में 10 से 20 वर्ष तक इसे दिया जाएगा, जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। जो व्यक्ति इसमें फेल होगा वो उत्पादन के कार्य में जाएगा। फिर शिक्षा का दूसरा चरण आता है 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच, जिसमें गणित, ज्योतिष और ज्यामिति की शिक्षा दी जाती है। जो व्यक्ति इसमें असफल होता है उसे सैनिक बनाया जाता है। फिर तीसरी शिक्षा का चरण आता है 30 से 35 वर्ष का, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा होती है। जो व्यक्ति इन सभी तीनों चरणों को पार कर लेता है उसे राजा, दार्शनिक राजा बनाया जाता है। 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से सभी के कार्य विभाजित किए जाते हैं। प्लेटो ने राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा जो शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था है। आइए इसके साम्यवाद के बारे में बात करें। प्लेटो ने बताया कि यूनान का समाज 2 प्रकार से विभाजित था। पहला अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। लेकिन प्लेटो ने साम्यवाद की स्थापना की बात की। इन्होंने इसका उद्देश्य बताया कि शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रहना चाहिए ताकि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा ना महसूस कर पाएं। प्लेटो कहते हैं कि परिवार और संपत्ति से राजा को दूर रहना चाहिए। राजा और सैनिकों दोनों को ही निजी संपत्ति रखने का या पत्नी रखने का अधिकार नहीं होता। इनका अपना परिवार नहीं होता। इन्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैक्सी ने इनकी आलोचना करते हुए इन्हें कल्पना लोकीय विचारक कहा है और प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा है। हैना आरेंट ने भी इन्हें फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप प्लेटो सच में फांसीवाद से कुछ रिलेशन रखता है। तो कार्ल पॉपर ने इन्हें पहला फांसीवादी कहा क्योंकि प्लेटो और फासिज्म में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों में ही राज्य को नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था बताया गया है। राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है, ऐसा कहा गया। दोनों में ही फांसीवाद में भी एक इंसान की इच्छा पर ही आधारित होता है सारा प्रशासन, और प्लेटो की इच्छा में भी विवेकशील राजा की बात की गई है। दोनों में ही लोकतंत्र का घोर विरोध किया गया है। दोनों में स्वतंत्रता, अधिकार, समानता आदि की संकल्पना है। राज्य द्वारा शिक्षा और साहित्य पर नियंत्रण की बात की गई है। तो ये दोनों समानताएं थी प्लेटो और फांसीवादी विचारधारा में। लेकिन इनमें कुछ असमानताएं भी हैं क्योंकि प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जबकि फांसीवाद में व्यक्ति को भावुक प्राणी बनाया जाता है। फांसीवाद में जहां पर शासन धूर्तता, फरेब और चालाकी पर आधारित है, वहीं प्लेटो के दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है। प्लेटो के विचारों में स्वतंत्रता, समानता ही अंतर्निहित है, वहीं फांसीवाद में विचारक, स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल भी नहीं मानी गई हैं। प्लेटो ने महिलाओं को सभी सरकार वर्ग में शामिल किया है। फांसीवाद में महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन जैसे माना गया है। प्लेटो के विचारों में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवाद में ऐसा है। प्लेटो एक आदर्श राज्य की संकल्पना देते हैं, वहीं फांसीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। तो बहुत से अंतर हैं इनमें, इसलिए कुछ तो समानताएं हैं लेकिन बहुत सारे अंतर हैं नैतिकता के स्तर पर।
इसीलिए प्लेटो को फासीवाद से रिलेट करके नहीं देखा जा सकता। तो ये थे सारे विचार पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो के बारे में और इनके ज्ञान के शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।